Hi guys, a very warm welcome to all of you in our Gurmantra Academy and I'm your educator Saranya. तो आज से हम शुरू करने वाले हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स जिसमें हम कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा गेट बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने वाले हैं along with so many benefits. आपके लिए इतना सारा सरप्राइजेस एंड बेनिफिट्स है कि आप लोग तो दंग ही रह जाओगे। उतना सारा ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट ट्रेनिंग है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हर लेक्चर्स के साथ आपको मिलेगा क्वेश्चंस, देन आपको वीकली मिलेगी प्रैक्टिस सेशंस, देन टेस्ट्स होगा, देन रिवीजन प्रैक्टिस होगी, देन PYQs, न्यूमेरिकल डोज, मतलब हर एक गेट की पेपर की जो भी पॉइंट्स है उस सबको हम कवर करेंगे। हर क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को, हर टॉपिक को, सब कुछ हम कंप्लीट इन अ वेरी कंप्लीट वे हम कंप्लीट करने वाले हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के इस कोर्स में। ठीक है, तो हम शुरुआत करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री से। आप जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। अब जब बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स आपने किया होगा अपने यूजी या पीजी में, तब आपका सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला सब्जेक्ट आया होगा बायोकेमिस्ट्री। क्यों है आपका बायोकेमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो भी आप बड़े बड़े सब्जेक्ट्स फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं उन सब का बेस बायोकेमिस्ट्री से ही शुरू होता है। सो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज योर बेस। सबसे बेसिक चीज है बायोकेमिस्ट्री जिसके ऊपर हम बिल्डिंग ब्लॉक की तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स को खड़ा करके रख सकते हैं। अब आज की सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर। तो क्रिस्पर का बेसिक भी बायोकेमिस्ट्री से ही शुरू होता है। इट इज अ जीन एडिटिंग टेक्निक, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आता है, आपके जेनेटिक्स का पार्ट है, बट उसका बेस बायोकेमिस्ट्री से ही शुरू होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बेसिक टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, इसीलिए हम भी बायोकेमिस्ट्री से ही शुरुआत करने वाले हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम सारी यूनिट्स को कवर कर लेंगे, सारी सेक्शंस को कवर कर लेंगे अलोंग विद प्रैक्टिस सेशन। तो आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टू बी विथ मी। मेरे साथ रोज पढ़ाई कीजिएगा, बस दैट्स इट। अकेले पढ़ने में भी उतना मजा नहीं आता। हम थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर बोर हो जाते हैं, मगर जब हम दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, किसी के साथ पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। थोड़ा सा गप्पा शप्पा भी मार लेते हैं। इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू स्टडी अलोंग विथ योर फ्रेंड्स। तो ये समझ लीजिएगा कि ये कोर्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, नेशनल लेवल एग्जाम है, जिसको क्लियर करने से आप PhD कर सकते हैं, जॉब्स में जा सकते हैं, राइट? और आपका ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस एग्जाम को अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ पास करने के लिए रोज मेरे साथ पढ़ाई कीजिएगा। ओके, विल ऑल लर्न दीज टॉपिक्स टुगेदर। एक साथ पढ़ाई करेंगे और एक साथ सक्सेस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? हम बेसिक से चलेंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन केस आपको कोई टॉपिक पता भी नहीं है इससे पहले तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ, आपको सब कुछ आराम से समझा दूंगी। बस आपको फुल कंसंट्रेशन और डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस को वॉच करना है। मैं जो भी आपके लिए टेस्ट्स और रिवीजन क्लासेस रखूंगी उसको अटेंड करना है, बस। इट इज मोर देन इनफ। ये जो कोर्स है ये मोर देन इनफ है आपके लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ लिविंग। बायो का मतलब है लाइफ, राइट? बायो का मतलब है लाइफ। केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शंस। ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शंस, कुछ हो रहा है लाइफ फॉर्म के अंदर। तो हम क्या पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में? हम किसी जीव के बारे में, किसी लाइफ के बारे में
इन अ वेरी मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब बहुत बेसिक से हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये फंडामेंटल है, लाइफ की फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये पढ़ते हैं। ऑल्सो अगर जब हम फंडामेंटल ऑफ लाइफ को समझ लेते हैं, मैकेनिज्म्स को समझ लेते हैं, राइट, मैकेनिज्म्स को समझ लेते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में। ओके, एप्लीकेशन में जैसे कि मेडिसिन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सब में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है। बेसिक 6 कंपोनेंट्स है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इन्हें आपको याद रखना है। ओके, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। क्या है आपका कंपोनेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो लाइफ बनाता है। ओके, ऑलराइट, अभी तक हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है और बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इन जब बेसिक कंपोनेंट्स से थोड़े बड़े कंपोनेंट्स बनते हैं जिसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये कैसे हमारी लाइफ में काम करते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, सो देयर आर 4 क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल्स आपको पता ही है। तो वो सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। ओके, फर्स्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट तो आप खाना में खाते रहते हो, राइट, रोटी, चावल, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोडक्शन में यूजफुल रहता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल इज ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट इज योर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। आपको पता होगा कि बेसिक अमीनो एसिड्स 20 है। ओके, बेसिक मतलब सबसे ज्यादा बेसिक। बेसिक मीन्स इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आपके 20 है। ओके, नेक्स्ट इज लिपिड। लिपिड क्या होता है? लिपिड को हम ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स। लिपिड को हम फैट्स भी कह सकते हैं। ओके, लिपिड्स कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स है और मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या करते हैं? डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, जो कि एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल की तरह काम करता है, राइट। दीज आर योर बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अच्छी से विटामिन्स के इनटेक नहीं लेते तो हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेयर, स्किन, इन सब में बहुत इफेक्ट आ जाता है। ओके, तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। पहला है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने आप को खुद असेंबल करके स्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, recognize and interact with one another in specific way, मतलब अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोटियोग्लाइकन्स, हम कहते हैं ना नाम प्रोटियोग्लाइकन्स, प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे मेम्ब्रेन्स में होते हैं, राइट। नेक्स्ट, इनका जो इंटरेक्शन होता है वो वीक और रिवर्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनाते, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके ही आपको 3 डायमेंशनल मतलब 3 डायमेंशनल शेप देता है। 3 डायमेंशनल शेप हमेशा एक्टिव फॉर्म होता है। ओके, तो ये यूजुअली कैसे होते हैं? ये मोनोमर्स की तरह होते हैं। ओके, सो दे आर लाइक मोनोमर्स। इंडिविजुअल यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर पॉलीमर बन जाते हैं। ओके, और इस प्रोसेस में वाटर का एक्सक्लूजन हो जाता है। ओके, पॉलीमर बनके ये काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स का मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच में एक इंटरैक्शन या फिर कुछ कनेक्शन।
बॉन्ड्स को हम कह सकते हैं एज कनेक्शंस। ठीक है, बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कनेक्शंस, वो इंटरेक्शन में काम आते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है। तो पहला है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। ये है ब्रॉड कैटेगरी, इसको हम इन डिटेल में एक बाय एक मतलब वन बाय वन देखने वाले हैं। ओके, तो पहला है आपका आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड नाम में ही है उसका काम, आयॉन्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, आयॉन्स। तो आयोनिक बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है। और वो कैसे होती है, कंप्लीट होती है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है वो कंप्लीट होती है बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है कैटायोनिक। कैटायोनिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉन्ड्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉन्ड्स, जैसे कि सोडियम। सोडियम आपका कैटायन है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। एनायन मतलब क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये इस तरह ही काम करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आयोनिक बॉन्ड में सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ताकि उसका कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बन सके और वो स्टेबल रह सके। ओके, नेक्स्ट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, दो एटम्स के बीच में, मानो ये है एक एटम, ये दूसरे एटम, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लेते हैं। ओके, और उन शेयरिंग भी दो टाइप्स का होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी ए इक्वल शेयरिंग, ये नहीं तो वो अनइक्वली शेयर, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपने पास खींच लेता है, पूरी तरह तो नहीं खींच पाएगा, ज्यादा खींच लेता है, तो उसे हम कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अनइक्वल शेयरिंग। ओके, अनइक्वल शेयरिंग कर लेते हैं। तो इक्वल शेयरिंग में आपका क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे कि CH4 मीथेन। मीथेन में इक्वल शेयरिंग हो जाती है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर लेते हैं। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज योर अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता, एक एटम इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरह से अपने पास खींच लेता है, जैसे कि वाटर। ओके, जैसे कि वाटर में क्या होता है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, इट्स वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास बहुत तेजी से अच्छी खासी फोर्स के साथ खींच लेता है। सो ऑक्सीजन विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट इज योर वीक बॉन्ड्स। तो वीक बॉन्ड्स में क्या होता है, वीक बॉन्ड्स में जो इंटरेक्शन होता है वो इजीली टूट सकता है, विद लेस एनर्जी हम उसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस किस के बीच में फॉर्म हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ही फॉर्म हो सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू एटम्स, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9। ओके, ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल वाटर में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन इन बायोलॉजी इज योर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन।
ओके, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में क्या होता है, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स, राइट, आपका मान लो ये है आपका प्रोटीन्स, इसमें कुछ चार्जेस होते हैं, लाइक कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब दे कैन इंटरैक्ट विद वाटर, और कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है, कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जब आप इस प्रोटीन को वाटर वाले एनवायरनमेंट में डाल दोगे तो क्या होगा, तो सारे के सारे हाइड्रोफोबिक मतलब ये फोल्डिंग होने लगेगा, ओके, दिस प्रोटीन विल गेट फोल्डेड, और ये जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स है वो बाहर इंटरैक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ, और ये जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर छुप जाता है वाटर से दूर, ऐसे होता है। सो ये इसका सबसे ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है प्रोटीन फोल्डिंग में, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग में इसका अच्छा खासा एप्लीकेशन है। ओके, सो नेक्स्ट इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल्स, जैसे कि आपकी मैग्नेट्स में होते हैं ना, नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है, वैसे ही दो एटम्स के बीच में पोल्स होते हैं, ओके, एक होता है आपका डेल्टा पॉजिटिव और दूसरा होता है डेल्टा नेगेटिव, और ये दूसरी एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा ऐसे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जिसे हम वैन डर वाल्स इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, वो टेम्पररी होता है, इट्स अ टेम्पररी शिफ्टिंग और इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत टेम्पररी होता है, शिफ्टिंग होता है, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द बॉन्ड्स। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा हाईली, ओके, सबसे ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपका कोवेलेंट, उसके बाद आता है आपका आयोनिक, उसके बाद आता है हाइड्रोफोबिक, फिर आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आता है आपका डाइपोल डाइपोल, फिर आता है आपका वैन डर वाल्स। ओके, सो ऐसी होती है आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा है कोवेलेंट, सबसे कम है वैन डर वाल्स। ओके, ओके, तो ये पिक्चर है आपका इस कॉन्सेप्ट का समरी। ओके, या तो हम इसे रिवीजन बॉक्स कह सकते हैं या फिर समरी बॉक्स। ओके, ये पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रखिएगा, जब भी आप रिवीजन करते हैं इस पिक्चर को देख के बॉन्ड्स की रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने अभी पढ़ा, मगर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो चीज होती है, एक एबिलिटी होती है जो अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दो एटम्स हैं, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन को चाहता है। अगर इसके पास एनर्जी, अट्रैक्शन एनर्जी सबसे ज्यादा हो, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ज्यादा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन को वो अपने पास खींच लेता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका फ्लोरीन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं पीएच कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीएच क्या होता है? पीएच कहाँ हम बात करते हैं? एसिड्स और बेस जब हम बात करते हैं वहां पीएच के बारे में बात करते हैं। और पीएच का स्केल होता है 1 to 14। 1 होता है एसिड और 14 होता है बेस, और 7 जो कि बीच में है वो है न्यूट्रल, ठीक है।
वाटर का जो पीएच है वो न्यूट्रल पीएच है। पीएच का फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि न्यूमेरिकल पार्ट्स में आपके पास आ जाता है, नोट कर लीजिए। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ही हम पीएच के तौर से समझते हैं। और पीएच क्यों यूज करते हैं, या तो हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी मतलब वो कितनी एसिड है, या फिर बेसिसिटी मतलब वो कितनी बेसिक है, ये जानने के लिए हम पीएच को यूज करते हैं। ओके, अगर पीएच लो है, ठीक है, अगर pH इज लो, इसका मतलब है आपका एसिड है। अगर एसिड है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन आयंस को सबसे ज्यादा डोनेट करता है। ओके, अगर pH ज्यादा है मतलब है वो बेस है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज बेस, मतलब वो सारे हाइड्रोजन आयंस को अपटेक कर लेता है और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके रखता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। ठीक है, एसिड क्या करता है, प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, बेस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल, एक स्केल है 1 to 14 जहां बहुत सारे पीएच की एग्जाम्पल्स, ठीक है, पीएच स्केल फ्रॉम 1 to 14 of different solutions। यहां आप देख सकते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस को एग्जाम्पल के तौर पे रख के पीएच को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, बैटरी की एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होती है। अब यहाँ देख सकते हैं 0 की स्केल में जा रही है। आपका जो HCl होता है स्टोमक में, वो गैस्ट्रिक फ्लूइड कहते हैं, उसका पीएच है 1। वैसे ही अगर आप आओगे इंक्रीजिंग द स्केल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम हाउस होल्ड लाइबी कहते हैं, उसका है पीएच ऑलमोस्ट नियर 14। ठीक है, ये पीएच स्केल के हिसाब से उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज वेरी करती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पेज को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, इसमें आपका सम्स आते हैं। ओके, यू विल गेट सम्स, न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड है POH, OH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और बाय हार्ट कर लीजिएगा। अगर pH और POH को कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 14। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10 पावर माइनस 14। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि क्या हाइड्रोजन एटम के पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि एग्जांपल वाटर में आपका क्या है, H2O। हाइड्रोजन यहाँ आप देख सकते हैं, इस H2O में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वाटर किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और एक दूसरे एक वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे ऐसे। तो इस वाटर के पास 2 हाइड्रोजन है और इस वाटर के पास 2 हाइड्रोजन है, तो टोटली आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। ओके, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज बफर कॉन्सेप्ट। बफर कॉन्सेप्ट क्या होता है, बफर बेसिकली क्या होता है, वो एक मीडियम होता है जो कि आपकी पीएच की चेंज को रेजिस्ट करके पीएच को प्रॉपरली मेंटेन करता है। ठीक है, एसिड या बेस सॉल्यूशन में पीएच को मेंटेन करने वाली चीज को हम बफर कहते हैं। ठीक है, बफर्स आर इम्पॉर्टेंट, वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस में बहुत काम आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सारी प्रोसेस एट ऑप्टिमम पीएच होता है।
जब हम इसको बाहर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, तब हमें पीएच को चेंज नहीं होने देना है। एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से पीएच चेंज हो सकता है, मगर अगर पीएच चेंज हो गया तो आपका जो रिएक्शन है वो ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं होगा, इसीलिए हम बफर को यूज करते हैं। ओके, सो बफर इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। बफर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस के बीच में। ओके, आपका एग्जांपल यहाँ है एसिटिक एसिड, इसको अगर तोड़ोगे तो आपको मिलेगा एसिटेट प्लस प्रोटॉन। यहाँ जो एसिटेट है, ओके, ये जो है ना, ये है बेस, और यहाँ जो प्रोटॉन है ये है एसिड, ठीक है। तो जब हम पीएच कॉन्सेप्ट या फिर बफर के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, इसमें से आपका न्यूमेरिकल्स निकल सकता है। सो यू कैन गेट सम्स फ्रॉम हियर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जिसे हम हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन करके कहते हैं। इसका इक्वेशन है पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ, ये है कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। ओके, इस इक्वेशन को याद रखना है, इसमें से आपका क्वेश्चंस बन के आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। तो बफर के पास क्या होता है, इट हैज मोर HA। HA क्या होता है, एसिड आफ्टर एडिशन ऑफ H3O प्लस। ओके, दूसरा है बफर हैज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये है कॉन्जुगेट बेस और ये है एसिड। बफर हैज मोर कॉन्जुगेट बेस आफ्टर एडिशन ऑफ OH माइनस। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब आपका जो एसिटिक एसिड है, ओके, उसको हम थोड़ेंगे, ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, और ये है ये एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये है एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। जब इसमें हम OH माइनस को ऐड करेंगे, ओके, ये है एक बफर सिस्टम, ठीक है, दिस इज अ बफर सिस्टम। इसमें जब हम OH माइनस को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये OH माइनस का क्या होगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऐड होके उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रिएक्शन है CH3COOH प्लस OH माइनस आयन। तो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड CH3CO माइनस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसमें हमने ऐड किया बेस को, इसमें हम ऐड कर रहे हैं एसिड को। अगर हम एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो CH3CO माइनस है, ये एक प्रोटॉन को अपने पास ले लेगा और आपकी एसिटिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा देगा। ओके, तो इस तरह आपका बफर का सॉल्यूशन काम करता है। जो नेट पीएच होता है वो सेम होता है, नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड H प्लस आयन वो सेम होता है, मगर जब आप एसिड या बेस को ऐड करते हो, ये एसिटिक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्शन होके आपको कोई आयन्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ऐसा ही बफर काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। So amino acids are basic units of proteins. Proteins की basic units होती है, building blocks होती हैं, ठीक है। They are also called as building blocks. ठीक है, they are made up of amino group, carboxylic group, hydrogen atom और एक side chain. अब यहाँ देख सकते हैं, ये है एक amino acid. इसमें आपका यहाँ है COOH ग्रुप, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ आपका है अमीनो ग्रुप, और यहाँ है आपका हाइड्रोजन, और ये है आपका साइड चेन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, तो अमीनो एसिड एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, साइड चेन। साइड चेन इज व्हाट मेक्स अमीनो एसिड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बेसिक अमीनो एसिड्स 20 है, मगर अब ज्यादा भी फाइंड आउट किया गया है कि सेलिनोसिस्टीन भी एक है, हाइड्रोक्सीफ्लोरीन भी एक है। ओके, वैसे होता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो एंजाइम्स में होते हैं, हार्मोन्स में, ट्रांसपोर्ट में, सिग्नल में, इम्यून सिस्टम में, हर जगह आपका प्रोटीन्स का काम होता है। ओके, ये है कुछ रोल, एग्जाम्पल एंड फंक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या क्या होता है,
आपका प्रोटीन, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ये सब क्या होते हैं? ये एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन ही होता है। ये क्या करते हैं? आपकी फूड को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप उसे अब्सॉर्ब कर लें। ट्रांसपोर्ट, जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हीमोग्लोबिन भी आपका एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए यूज होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो आपकी सेल की शेप्स देता है, जैसे कि एक्टिन, ट्यूबुलिन, केराटिन, ये आपके साइटोस्केलेटन में यूज होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उनकी रोल्स है जो आपकी बॉडी में हर एक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो जब हम कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले है डिफरेंट अमीनो एसिड्स, उसकी स्ट्रक्चर एंड साइड चेन। ओके, तो पहला ग्रुप है आपका नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप्स। नॉन पोलर मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ओके, यहाँ मतलब नॉन पोलर कैन ऑल्सो मीन दैट दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं। जैसे कि आपका ग्लाइसिन, सो दिस इज योर ग्लाइसिन, इसका आर ग्रुप है हाइड्रोजन। एलानिन का ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। वैलिन का है साइड चेन CH3 CH3 CH3। फिर आता है आपका ल्यूजिन। ल्यूजिन में क्या होता है? एक और कार्बन ऐड हो जाता है, CH2 CH3 CH3। देन मेथियोनिन, मेथियोनिन में एक और कार्बन ऐड हो जाता है, CH2 S CH3। मेथियोनिन का सबसे एक खास फंक्शन है, दिस इज द अमीनो एसिड विच कंटेन्स सल्फर ग्रुप। एक और अमीनो एसिड है, हम देखेंगे। नेक्स्ट इज आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन आइसोफॉर्म्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम ही होगा, मगर उसका जो मतलब मॉलिक्यूलर फंक्शन, मतलब उसका जो कार्बन हाइड्रोजन नंबर होते हैं वो सेम होता है, उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप हर एक अमीनो एसिड को उसके स्ट्रक्चर के साथ बाय हार्ट करेंगे। मैं आपको बाय हार्ट करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटरव्यू हो या फिर कोई भी एग्जाम्स में आपका अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू बाय हार्ट। सिर्फ 20 स्ट्रक्चर्स है, ओके, ओनली 20 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स है, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज पोलर अनचार्ज ग्रुप्स। तो पोलर अनचार्ज ग्रुप्स में आपका क्या क्या आता है? सेराइन। सेराइन में क्या होता है? CH2H। पोलर का मतलब है ये वाटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेराइन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, एस्पैराजिन एंड ग्लूटामिन। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। ओके, स्ट्रक्चर्स को याद रखना ही होगा, नो अदर को डेफिनेटली आपको बाय हार्ट करना है। नेगेटिवली चार्ज एस्पेरेटेट एंड ग्लूटामेट, और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं आपके जो कि एरोमेटिक रिंग के साथ होता है। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग होते हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिएगा। ओके, अभी हम लर्न करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? दिस इज अ अमीनो एसिड, दिस इज 1 जिसको हम कहते हैं 1, ये है दूसरा अमीनो एसिड 2। इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन? क्योंकि पॉलीमराइजेशन की वजह से। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की वजह से होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ओके, इस प्रोसेस में पॉलीमराइजेशन में हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड ONH। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। मैं जब भी आपको कुछ चीज बताती हूँ, ये यू हैव टू रिमेम्बर दिस, वो MCQs के लिए आते हैं। ठीक है, यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ इट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पहला है आइसोमरिज्म। ओके, आइसोमरिज्म, L आइसोमर और D आइसोमर। L आइसोमर क्या होता है? L आइसोमर क्या होता है? उसका मतलब है ये जो अमीनो ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। D आइसोमर में अमीनो एसिड राइट हैंड साइड में होता है, और ये एक अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी को ही डिफरेंट कर देता है, उसकी फंक्शन को ही डिफरेंट कर देता है। कुछ जगहों में आपका L अमीनो एसिड सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, ओके, मगर जब वो D फॉर्म में बदल जाता है वो टॉक्सिक और पॉइजनस हो जाता है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है।
दूसरा है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? कायरलिटी के बारे में बात करता है। अगर कार्बन के सराउंडिंग में, ठीक है, कार्बन के सराउंडिंग में जो 4 ग्रुप्स होते हैं वो सब की सब डिफरेंट है। मान लो जैसे कि ये है आपका अमाइनो ग्रुप, ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है हाइड्रोजन और ये है आपका मिथाइल ग्रुप। मतलब चारों के 4 ग्रुप्स डिफरेंट है, विच मीन्स इट इज कायरल। इसे हम कायरल कहते हैं। आपके सारे अमीनो एसिड्स कायरल होते हैं एक्सेप्ट वन, ग्लाइसिन, क्योंकि उसका साइड चेन ही हाइड्रोजन है, ऑलरेडी उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इसे हम ए कायरल करके कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, जब हम देखते हैं कायरल मॉलिक्यूल जैसे कि एलानिन, एलानिन क्या होता है? मिरर इमेज एंड सुपर इम्पोसिबल होता है। ठीक है, मिरर इमेज और सुपर इम्पोसिबल मतलब इसका जो आप मिरर इमेज करोगे, जब इसको इसके ऊपर आप बिठाओगे तो जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ये उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा विदाउट एनी डिफरेंस। इसे ही हम कायरल मॉलिक्यूल करते हैं, जो कि मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, मिरर इमेज तो होते हैं मगर नॉन सुपर इम्पोसिबल होता है। नॉन सुपर इम्पोसिबल क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं अमीनो ग्रुप है लेफ्ट साइड में, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब आप इसको उठा के इसके ऊपर बिठाओगे तो इट विल नॉट बी सेम। मगर जब आप ग्लाइसिन का जो मिरर इमेज बनाओगे, ओके, जब आप ग्लाइसिन की मिरर इमेज बनाओगे तो उसमें आप देखोगे क्योंकि 2 साइड चेन सेम है, वो एक दूसरे के ऊपर जाके बैठ जाएगा। ये तो वो मिरर इमेज होगा, दूसरा सुपर इम्पोसिबल भी होगा। ओके, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा है एक अब्जॉर्बेंस के बारे में। ठीक है, ये लैम्प, ये मोनोक्रोमेटर के अंदर जा रहा है इसका लाइट। मोनोक्रोमेटर मतलब एक सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट विल पास थ्रू इट। नेक्स्ट इज पोलराइजर। पोलराइजर क्या करता है? इस तरह स्कैटर्ड लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन देता है, एक पोलैरिटी देता है। ये सैंपल के ऊपर पास होता है, फिर सैंपल में क्या होता है? ये लाइट अब्जॉर्ब होता है और कुछ एमिट होता है। जो एमिट होता है वो एनालाइजर के अंदर जाता है। एनालाइजर से आपको पता चलता है कि वो कौन से डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड ऐसे, देन इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, एल। ओके, सो नेक्स्ट इज अब्जॉर्बेंस। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब्जॉर्बेंस में जब भी हम अब्जॉर्बेंस की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लॉ याद आ जाना चाहिए आपके माइंड में, वो है बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू, ये है आपका मोलर अब्जॉर्प्टिविटी, then concentration and length. Okay, absorbance is proportional to concentration, it is proportional to path length and ये एक constant है। Okay, E is a constant। जब आप UV लाइट को पास करते हो अरोमेटिक अमीनो एसिड्स में, ये क्या करता है? ये लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, फोटॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर। मतलब ऐसे होता है ना आपका, ये इस तरह, देन दिस गोज दिस साइड। तो आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा आपका कुछ ऐसा। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस। तो ये प्रॉपर्टी रखता है कुछ अमीनो एसिड्स जो कि एरोमेटिक रिंग अपने पास रखते हैं, लाइक ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलैलानाइन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन का जो अब्जॉर्बेंस है उसमें जो वेवलेंथ आता है वो है 280 नैनोमीटर्स, टायरोसिन का 275 नैनोमीटर्स और फिनाइलैलानाइन का 254 नैनोमीटर। इसीलिए हम प्रोटीन्स को 280 नैनोमीटर में मेजर करते हैं अब्जॉर्बेंस को। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर में हम क्या बात करते हैं? फ्रॉम इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर टू सेकेंडरी, टर्शियरी एंड एक्टिव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मतलब सारे के सारे अमीनो एसिड्स वन बाय वन इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? फोल्डिंग्स होती है। फोल्डिंग किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोल्डिंग्स होती है। ओके, एंड उसमें 2 स्ट्रक्चर्स आता है, एक है आपका अल्फा हेलिक्स और दूसरा है आपका बीटा प्लेटेड शीट्स। ओके,
नेक्स्ट होता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें अलोंग विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो होता ही है, अलोंग विद दैट आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है, ओके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है। ये सारे इंटरेक्शन की वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट इज योर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मतलब नॉट ओनली वन प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक प्रोटीन होता है, बहुत सारे टर्शियरी, ये एक प्रोटीन है और ये दूसरा एक प्रोटीन है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बनके ये कंप्लीटली एक प्रोटीन बन जाता है। सो उसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक है लाइट ग्रे और एक है डार्क ग्रे, इन दोनों को सब यूनिट्स, ये दोनों सब यूनिट्स एक साथ मिलकर एक प्रोटीन की तरह काम करता है, जिसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, लीनियर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट्स होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देन होगा आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक्स, डाइसल्फाइड। देन आता है आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ओके, ये एक दूसरा पिक्चर है जो कि सेम कॉन्सेप्ट को बताता है, ये आप यूज कर सकते हैं एज अ रिविजन बॉक्स। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन बॉक्स की तरह यूज कर लीजिएगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे आप कॉपी कर लो या फिर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। यू हैव टू स्टडी दिस। ये हर एक पॉइंट इसमें जो है वो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स के लिए कौन सा फेवरेबल अमीनो एसिड्स है, मेथियोनिन, एलानिन, ल्यूसिन, ग्लूटामेट और लाइसिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बीटा शीट्स में आपके आते हैं ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन। बीटा टर्न्स में आता है प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। हेलिक्स को कौन ब्रेक कर सकता है, प्रोलिन और ग्लाइसिन हेलिक्स को ब्रेक कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन हेलिक्स है अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न्स, एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड होता है। मोस्ट कॉमन शीट है बीटा शीट, मोस्ट कॉमन टर्न है बीटा टर्न। लूप बेसिकली 10 अमीनो एसिड तक का हो सकता है, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड से बना होता है। लूप्स और टर्न्स क्या करते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन के टाइम में यूज कर लीजिएगा। इसको आपको याद करना है, यू हैव टू बाय हार्ट दिस। हर एक पॉइंट एक एमसीक्यू है, ठीक है, हर एक पॉइंट एक एमसीक्यू है। नेक्स्ट इज रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट क्या होता है, ये एक प्लॉट होता है, ओके, एक ग्राफ जैसा होता है, जो कि आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में यूज होता है, प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन को एनालाइज करने में यूज होता है, उसकी एनर्जी को, क्या वो फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को यूज करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, टॉर्शनल एंगल्स, प्रोटीन्स के बीच में जो एंगल बनते हैं ना, जिसे हम फाई एंगल करके कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन में, बैकबोन में, उस एंगल के हिसाब से ये हमें बताता है कि क्या वो मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं, ठीक है। और ये जो फाई एंगल जो कि पॉलीपेप्टाइड के बैकबोन में होते हैं, ये बताते हैं कि क्या स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है मतलब दो बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वहां रिपल्शन हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि आपकी प्रोटीन को अनस्टेबल बना देता है जब वो 3D स्ट्रक्चर में चला जाएगा, ठीक है। तो रोटेशंस पॉसिबल होना चाहिए, कुछ गैप्स वगैरह होना चाहिए, तो ये सब हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ फाई साई एंगल्स, और ये यूजफुल होता है प्रोटीन फोल्डिंग में, इसका इम्प्लीकेशन है प्रोटीन फोल्डिंग में, ओके। तो इसमें क्या होता है, इस प्लॉट में एक्स एक्सिस में फाई एंगल्स होते हैं, वाई एक्सिस में साई एंगल्स होते हैं, और सारे पॉसिबल एंगल्स 360 डिग्री होते हैं। इसमें ग्लाइसिन का सारा फाई एंड साई एंगल्स परमिटेड है। ग्लाइसिन क्योंकि सबसे ज्यादा छोटा मॉलिक्यूल है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कॉज कर सकता, क्योंकि ग्लाइसिन में उसका साइड चेन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा छोटा मॉलिक्यूल है, तो वो अलाउड है, मतलब उसमें कोई भी अनस्टेबिलिटी की बात ही नहीं है।
जब आप प्रोलीन की बात करोगे, जिसके पास जो आर चेन साइड चेन होता है वो बल्की होता है। जब वो बल्की होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कॉज कर सकता है, इसीलिए वो बहुत सारी जगह में अलाउड नहीं होता। ओके, तो ये हम अब देखेंगे कि ये 5 साइड एंगल्स क्या होते हैं। ये है आपका अमीनो एसिड। ओके, सो दिस इज C डबल बॉन्ड NH, सो दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है CC कार्बन, CC साई, ठीक है, इस एंगल को हम साई कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं CN या फिर NC, ठीक है, NC है फाई, ठीक है, CC इज साई, NC इज फाई। ओके, CC साई, NC फाई। ओके, और ये जो C डबल बॉन्ड और NH जो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में वाला है वो है आपका ओमेगा बॉन्ड, ओमेगा। इसमें रोटेशन या तो 0 डिग्री हो सकती है या फिर 180 डिग्री, ठीक है, मतलब 0 डिग्री मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, C डबल बॉन्ड हो और NH एक ही डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं सिस। ये बहुत लेस स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हिंड्रेंस होता है। C डबल बॉन्ड हो एक डायरेक्शन में और NH दूसरा डायरेक्शन में हो, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म 180 डिग्रीज, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। ओके, इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ये आप याद रख लीजिएगा। CC होता है साई, CN होता है फाई। ओके, एंगल सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जो एंगल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फाई साई एंगल आपको बता देता है कि वो कौन से टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्या वो अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट्स है, ये सब आपकी एंगल्स बता देती हैं, जिसे हम कहते हैं टॉर्शनल एंगल्स। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स का है आपका -57 -47, बीटा शीट्स का है -130 +140। इट्स इंपॉर्टेंट, इसमें से आपका MCQ क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस कोर्स में आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगी और वो कॉन्सेप्ट्स जो कि MCQs में डेफिनेटली आएगा वो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगी। ठीक है, तो ऐसा होता है आपका रामचंद्रन प्लॉट। मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में क्या होता है आपका फाई और वाई एक्सिस में साई, और टोटल आपका जो डिग्रीज है 180 डिग्री एंगल्स होता है। तो इस प्लॉट में एक चीज आपको याद रखना है कि कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ आता है। तो ये है आपका अपर लेफ्ट, ये है आपका अपर राइट, ये है लोअर लेफ्ट और ये है लोअर राइट। ठीक है, तो अपर लेफ्ट में क्या क्या आता है आपका, अपर लेफ्ट में आपका आता है पैरेलल बीटा शीट्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है, ये सब आता है आपका अपर लेफ्ट में। देन आता है आपका अपर राइट। ओके, आपका अपर राइट, अपर राइट में क्या क्या आता है आपका, अपर राइट में आपका आता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ओके, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। देन आता है आपका लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। ओके, लोअर लेफ्ट में क्या आता है आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और लोअर राइट है, ये है कंप्लीटली, ये जो रीजन है ना लोअर राइट, ये पूरी रीजन इज अनफेवरेबल। तो इसको याद रखना है, ये याद रखना है आपको, इसमें से MCQs आ सकते हैं। ओके, यू विल गेट MCQs फ्रॉम दिस, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स आर बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, मतलब उसको हम रिवर्सिबल, उसको रीयूज कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड होता है। एंजाइम्स प्रोटीन होती है, माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस में ही काम करते हैं और उनकी एक्टिविटी ऑप्टिमम होती है। ओके,
तो कंपोनेंट्स ऑफ एन एंजाइम, वो एक फुल्ली एक्टिव एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, एक होता है आपका अपो एंजाइम। अपो एंजाइम जो कहते हैं हम प्रोटीन वाला पार्ट मगर इनएक्टिव होता है। कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अगर कोएंजाइम इस प्रोटीन पार्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा तब ही वो आपका एक्टिव एंजाइम बनेगा। ओके, आपका एक्टिव एंजाइम बनेगा और उसके बाद वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ओके, कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स या तो आपका आयॉन्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो सकता है जैसे कि जिंक एंड फेरस। कोएंजाइम्स में होता है आपको कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोए, फिर सेल्यूलर रिडॉक्स कोएंजाइम जैसे कि NAD+, NADH, NADPH, ये सब होते हैं आपके कोएंजाइम्स। ये आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को फुलफिल करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स में आपको क्या क्या मिलता है, एक होता है मेटल आयॉन्स, दूसरा होता है कोएंजाइम्स। मेटल आयॉन्स क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ, मतलब आपका जो अपो प्रोटीन है उसके साथ कंबाइन होकर कैटालिटिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में यूजफुल होता है। कोएंजाइम क्या होता है, वो नॉन प्रोटीन और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को एक साथ मिला के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये है आपका अपो एंजाइम। क्योंकि अपो एंजाइम इनएक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजाइम होता है, जब उसके साथ ये कोफैक्टर या कोएंजाइम आके बाइंड हो जाता है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। एक्टिवेशन होने के बाद वो होलो एंजाइम करके कहलाता है, होलो एंजाइम। और ये होलो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके हम प्रोडक्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट एंजाइम में एक रीजन होता है जहां स्पेसिफिकली आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मोस्टली ये एक हाइड्रोफोबिक रीजन, नॉन पोलर रीजन होता है, एक छोटा सा गड्ढा की तरह होता है। और यहाँ कौन से फोर्सेस यूज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सब कुछ होते हैं। यह है एक आपका एंजाइम। सो दिस इज योर एंजाइम, ये है एक्टिव साइट और ये है सबस्ट्रेट। अब यहाँ देख सकते हैं एंजाइम जब आके, मतलब एंजाइम जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है, एंजाइम थोड़ा अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर लेता है ताकि वो सबस्ट्रेट को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सके, अपने अंदर अकोमोडेट कर सके। ठीक है, थोड़ा सा वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है वो निकल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वेरी सिंपल, दो मॉडल्स बताया गया है, एक है लॉक इन की मॉडल, दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और इसमें इन दोनों में सबसे करेक्ट मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, पहले जो मॉडल आया था वो था लॉक इन की मॉडल। इसमें ये बताया गया है कि एंजाइम में जो एक्टिव साइट्स होते हैं और सबस्ट्रेट, ये दोनों एक लॉक इन की की तरह परफेक्ट होता है, मतलब दोनों के दोनों स्ट्रक्चर रिजिड होते हैं, परफेक्टली वो मैच होता है। मगर इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या कहा गया है कि ऐसा नहीं होता, सबस्ट्रेट का तो स्ट्रक्चर रिजिड होता है मगर एंजाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, सबस्ट्रेट के हिसाब से वो थोड़ा अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है ताकि वो सबस्ट्रेट को अकोमोडेट करे अपनी एक्टिव साइट में। तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। नेक्स्ट इज योर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी कैसे होती है, सबस्ट्रेट है ये, ठीक है, सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ रिएक्ट करने होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यू विल गेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि ट्रांजिशन स्टेट को गो थ्रू करेगा। ट्रांजिशन स्टेट को गो थ्रू करने के बाद वो एंजाइम और प्रोडक्ट में बदलेगा, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो ट्रांजिशन स्टेट एक स्टेट होता है जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच वाला स्टेट है। ओके, यूजुअली जब कोई भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है। एंजाइम क्या करता है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है उसको रिड्यूस करके आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को क्विक बना देता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय रिड्यूसिंग द ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी या फिर एक्टिवेशन बैरियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। पहला है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लासिफिकेशन क्यों, क्योंकि उसके फंक्शन के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का रिएक्शन होता है, जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ट्रांसफरेज में क्या होता है, एक केमिकल ग्रुप की ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि हेक्सोकाइनेज। ओके, फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर लाइक दैट। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस
तोड़ना, ओके, लाइजोजाइम। नेक्स्ट इज लाइएसिस। लाइएसिस में भी क्लीवेज होता है मगर इसमें वाटर को यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर ग्रुप की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि आइसोमराइजेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लिगेस। लिगेस क्या करता है, ज्वाइनिंग में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में लिगेसेस आपकी हेल्प करते हैं। ओके, सो आज का क्लास आपको आई होप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम आज की क्लास के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, ये आप होमवर्क, ओके, दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर्स को पता कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया तो यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कुछ गेट से मैंने लिए हैं आपके लिए, ताकि आपको एक आइडिया बन जाए कि ऐसे कॉन्सेप्ट से कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्रोटीन्स कंटेन, सारे प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कंटेन्स, प्रोटीन में कौन से टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, इसके बारे में हमने बात किया था। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब जो कि अकायरल होता है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आपने ये पूरी लेक्चर अच्छी खासी कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा तो। नेक्स्ट इज अ होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है, इजी, अभी हमने पढ़ा था। तो ये आपका होमवर्क है। इस चारों क्वेश्चंस का आंसर्स आप होमवर्क के तौर पे करेंगे ताकि यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ खत्म हो जाता है। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र, आप हमारे फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें पूछ सकते हैं इन द मेल एज वेल एज कॉल। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। रोज इसी तरह मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स लाऊंगी और पूरा का पूरा गेट कोर्स इजी और आसान तरीके से खत्म कर दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।